नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों। हमने वेक्टर के अंदर लाइन इंटीग्रल स्टार्ट किया था। उसके अंदर पहली वाली वीडियो के अंदर कुछ डेफिनेशंस बताई थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इसी के अंदर अभी लाइन इंटीग्रल पर नहीं आए हैं फिलहाल। तो हम एक बात करेंगे अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जो यूनिट वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन दिशा जो होगी, डायरेक्शन, वो टेंजेंट के अनुसार होगी। यही है ना? ठीक जी। पहले एक बात बताइए, जब कोई पार्टिकल किसी कर्व पे चलता है, मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है या ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, किसी समय मान लीजिए पार्टिकल पी पॉइंट पर है और पी पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है। जब हम किसी पॉइंट की स्थिति दिखाते हैं तो ज्यादातर हम एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म का। लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं सारा काम वेक्टर में, तो हम इसकी पोजीशन बताने के लिए एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और दिखाते हैं आर से है। ठीक है, क्योंकि काम वेक्टर में कर रहे हैं तो वेक्टर में दिखाएंगे इसकी पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर जब दिखाना होता है तो आर बराबर क्या लिखते हैं, ये बताइए। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। भाई कार्टेशियन में तुम क्या होगी, कार्टेशियन बताओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ है पॉइंट, तो ऐसे लिख दो ब्रैकेट बना के। और वेक्टर में दिखाना है तो उसका पोजीशन वेक्टर दिखा दो। तो दोनों एक ही तो काम करते हैं। अब कोई कह रहा तुमसे कोई पॉइंट 3 4 है, तो ये कहाँ है, तो तुम बड़े आराम से बता सकते हो, एक्स पे 3 चला होगा, वाई पे 4 चला होगा, यहाँ आया होगा 3 4। ये तो है। लेकिन वेक्टर में बताओ कहाँ है ये, तो वेक्टर बना दो इसका। तो पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश इसलिए तो बनाया जाता है जिससे कि हम उस पॉइंट की स्थिति को बता सकें कि वो कहां पर है। तो फिलहाल हमने कहा भी आर वेक्टर हम ये लेते हैं। तुमने देखा होगा पिछले वाले चैप्टरों में सभी में हमने वेक्टर के अंदर सब में आर जहां भी लिखा था तो यही लिखा था। ठीक है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो तुम्हें पता है ये बन जाती है वेलोसिटी, बन जाती है। इसे हम v से दिखाते हैं खासकर। यहां आ जाएगा dx ओवर dt, और यहां पर i, और यहां पर बन जाएगा dy ओवर dt, j और dz ओवर dt के। ये बन गया। तो कहने का मतलब v एक वेक्टर होता है। v एक वेक्टर होता है, इसकी दिशा क्या होती है बता सकते हो? इसकी दिशा होती है अलोंग टेंजेंट। अरे वेलोसिटी की दिशा तो टेंजेंट के अनुसार होगी ना। मतलब यहां पर टेंजेंट खींच दीजिए तो इसकी दिशा इधर को होगी v की, ये रही। तो v एक जो वेक्टर होता है, या डी आर डी टी कह दीजिए, ये भी एक ऐसा वेक्टर है जिसकी दिशा टेंजेंट के अनुसार है। लेकिन मैं कहने लगू इसका मापांक निकालना, डी आर ओवर डी टी का मापांक निकालिए, मैग्नीट्यूड। तो कितना बैठेगा, अंडर रूट डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर, वाई है ध्यान रखना, और डी जेड ओवर डी टी का स्क्वायर, ये बैठेगा। सही है। कैलकुलस पढ़ी है तुमने? कैलकुलस में आर्क लेंथ, चाप की लंबाई को दिखाने का एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डीएस ओवर डी टी लिखा है। अरे प्रूफ भी करवाया था ये। तो dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का स्क्वायर, और 3D में ले जाए इसे तो dz ओवर dt का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक बात। तो इसका मतलब देखिए ये चीज यही तो है। तो ये है गया ds ओवर dt। अब यहां ध्यान देना, v कह दीजिए या dr dt कह दीजिए, एक ऐसा वेक्टर है जिसकी दिशा टेंजेंट के अनुसार है। लेकिन हमें ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसका मापांक भी 1 है और दिशा भी टेंजेंट के अनुसार है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट की जिसकी दिशा हो, ऐसा वेक्टर क्या बनेगा, इक्वल टू डी आर ओवर डी टी बटे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अरे v बटे v का मोड। ठीक है। अब यहां पर मोड तुम्हें पता है कितना है, 1 मिनट को डी आर डी टी, और नीचे है, ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है, ये रही ds ओवर dt। तो यहां पर dt कैंसिल हो जाएगा, इसे कुल मिला के कह सकते हैं dr ओवर ds। तो ध्यान रखना dr ओवर ds कहीं भी तुम्हें लिखा मिले तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी दिशा टेंजेंट के अनुसार होगी, लेकिन इसका मापांक 1 होगा। सही है। तो ये एक यूनिट वेक्टर बन गया अलोंग टेंजेंट, इसे ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर वैसे लिख तो दिया यहां पर, ये यहां क्या लिखो दोबारा, अब सुनो ध्यान से। तो v में और drds में क्या अंतर हुआ, v की भी दिशा टेंजेंट के अनुसार है और drds की भी दिशा तुमने टेंजेंट के अनुसार बताई है, दोनों की दिशा सेम तो है। अंतर क्या है, इसका मापांक 1 है, उसका मापांक 1 नहीं है।
अरे मापांक 1 होगा उसका v का, फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो दोनों की दिशा सेम है, मापांक नहीं कह सकते हम यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ इतना पता है, इस वाले का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि हमने क्या करा, इसके मोड से डिवाइड कर दिया था। तो कभी भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर लेना हो, तो मैं यूनिट वेक्टर लेना हो जिसकी दिशा टेंजेंट के अनुसार हो, तो dr ओवर ds लेना। समझ में आ गई। और वो कह रहा है कोई भी वेक्टर ले दो तो dr ओवर dt ले देना। dr ओवर dt का मतलब क्या, v, इसकी भी दिशा टेंजेंट के अनुसार होती है। सही है। तो यूनिट वेक्टर के लिए याद रखना dr ओवर ds। तो मैंने ये आर्टिकल करवा दिया है, तुम्हें किताब में नहीं है ये, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए हम बात कर रहे हैं अब यह घटक की, कंपोनेंटों की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने पहले कंपोनेंट मैंने लिखवा तो दिए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार हल के साथ जिक्र करना चाहता हूं उसका, कंपोनेंटों के बारे में। हिंदी में घटक भी कहते हैं या कुछ और भी शब्द यूज करते हो, तुम क्या यूज करते हो, हैं घटक कहते हो, चलो जी घटक कहते हो, कंपोनेंट। ठीक है। होता क्या है, जैसा कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं तुम्हें। एक ये सड़क है, और यहां पर इस सड़क पे कोई तुमने एक बहुत भारी, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ये। अब तुम इसे यहां से खींचना चाहते हो। देखो मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, फिलहाल मान लीजिए ये ए पॉइंट पर है, यहां मान लीजिए ए पॉइंट यहां है। ठीक है। इस टुकड़े को खींच के तुम यहां पे ले जाना चाहते हो बी पॉइंट पर, यहां पर। तो तुम फोर्स तो लगाओगे, ठीक। रस्सी बांधोगे या नुई पकड़ खींचोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। ठीक, चलो रस्सी बांध ली तुमने, और रस्सी बांध के तुमने इधर को फोर्स लगाया। तुम खड़े होके तो करोगे, तुम खड़े हुए हो, ऐसा खड़े हुए हो, और हाथ में रस्सी पकड़ रखी है, ये नू नू खींच रहे हो। लेकिन क्या ये गुटका या लकड़ी का टुकड़ा ऐसे हवा में ऊपर को उठेगा, और क्या चलेगा, नीचे को चलेगा ना। हाँ नीचे को चलेगा। तो तुमने देखने दिशा दोनों की चीजों की अलग अलग हो रही है। डिस्प्लेसमेंट की दिशा इधर को है, जाएगा इधर को, और जबकि फोर्स लगा हुआ था ऊपर को। नहीं समझे। तो हम ये देखना चाहते हैं इस फोर्स का कितना असर पड़ रहा है इसको इधर ले जाने में। अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, तो क्या 5 न्यूटन का फोर्स इसको इधर ले जा रहा, नहीं, इसका कुछ हिस्सा बस काम कर रहा है इधर को। 5 न्यूटन पूरा काम नहीं कर रहा इधर को। चमत्कार नहीं है। तुमने देखा कभी कभी ऐसा होता है, हम जरा खड़े हुए हैं और हम इसे खींच रहे हैं, ये खींचता नहीं, हिलता नहीं, तो हम कहां को बैठ जा, नीचे को बैठ जा, इसके सामने आ जाए ऐसे नू। क्यों आ जा, जिससे कि ये पूरा फोर्स 5 का 5 इधर को काम करने लगे। जब ऊपर खड़े हुए थे 5 पूरा काम नहीं कर पा रहा था हमारा, उसका कुछ हिस्सा काम कर रहा था जो इसको ले जा रहा था। तो उसी हिस्से को देखना चाहते हैं हम, कितना हिस्सा काम कर रहा था जो इसे आगे ले जा रहा था, उसे ही बोलते हैं घटक। एफ का इस दिशा में को घटक कितना है, कंपोनेंट कितना है जो इसे आगे बढ़ा रहा है। पूरा 5 न्यूटन इसको आगे नहीं बढ़ा रहा होगा। अगर पूरा 5 न्यूटन आगे बढ़ाता तो फिर तुम नीचे को झुके क्यों, और झुकने पे के बाद फिर आगे को बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, क्या 6 न्यूटन हो गया। फोर्स तो तुमने 5 की ताकत है तुम्हारे अंदर, 6 न्यूटन अपने आप ही हो गया। समझ में नहीं आई मेरी बात को, लॉजिक जो है। तो हम केवल ये देखना चाहते हैं कि इसका मतलब फिर 5 जो इधर को तुमने फोर्स लगाया था, इसका इधर को कुछ ही हिस्सा काम कर रहा होगा, तो वो कितना हिस्सा है जो इधर काम कर रहा है। तो हम ये निकालते हैं, इसका मान लेते हैं कोण थीटा। मान लीजिए तुमने डिस्प्लेसमेंट तो इधर को जाएगा लगाया होगा, और लेकिन तुमने फोर्स लगाया इधर को, कोण कितना है थीटा, तो इसका इधर घटक करता है एफ कोस थीटा। ऊपर को भी होगा इसका एक घटक कितना, एफ साइन थीटा। यहां बना लो ये समांतर चतुर्भुज। थोड़ा मेरा चित्र गलत बन गया, 1 मिनट, ज्यादा हवा में उड़ गया मैं, 1 मिनट नहीं, वो ऊपर निकल गया ज्यादा ही। ये बना लिया यहां पर समांतर चतुर्भुज, ये बन जाएगा इधर को कितना, एफ साइन थीटा। बताओ ये एफ साइन थीटा, तो ये भी एफ साइन थीटा, और ये एफ कोस थीटा इधर नीचे वाला हिस्सा, तो ये कितना बन जाएगा, एफ ही तो बनेगा। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो। अगर ये एंगल 90 लिया तुमने तो ये भी तो 90 होगा। भाई तुम चाह रहे हो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो इसका मतलब इनके बीच का कितना एंगल है, 90 है। तो ये एंगल जब 90 हो जाएगा, ये तुमने बताया एफ साइन थीटा, ये बताया तुमने एफ कोस थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सही है।
तो ये एफ कोस थीटा कहलाता है क्षैतिज घटक इसका, एफ का। ऐसा बोलते हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। सही है। लेकिन यही काम हम कर रहे हैं वेक्टर में। हम ये तो बता रहे बिना वेक्टर के सब बातें, लेकिन वेक्टर में करना चाहते हैं। तो यदि किसी फोर्स का तुम्हें इस दिशा में कंपोनेंट देखना हो, इस दिशा में, तो वेक्टर में तुम्हें दिशा बतानी पड़ेगी। ये दिशा क्या है इधर को, तो हमने कहा ये कोई ए वेक्टर है, इधर को, इधर को कौन है, ए वेक्टर, इधर को है एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर की हमें कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर की दिशा में। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया, एफ लिखो, जिसकी दिशा में निकालना उधर को तुम्हें एक वेक्टर पता होना चाहिए। हमने कहा मान लो ए वेक्टर पता है, तो एफ डॉट करो और अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये एफ का घटक आ जाएगा इस दिशा में को। कितना आ जाएगा बताओ, डॉट कैसे खुलती है, एफ का मापांक इंटू ए का मापांक बटे में क्या आएगा, वो इंटू में कोस थीटा और अपॉन में ए का मापांक, ये इससे ये कट जाएगा, एफ का मापांक एफ हो गया, कोस थीटा वही तो बन गया। इन्हें पता नहीं चला क्या हो गया। चक्कर क्या है ना, तुम लोग जो है वेक्टर को और जो तुमने वैसा पढ़ रखे बिना वेक्टर के, उन चीजों को अलग अलग मान चलते हो। नहीं, वे सब चीजें एक ही हैं, बस पढ़ने का तरीका है। बिना वेक्टर के कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, या वेक्टर में कर लीजिए। वेक्टर में आसान से पढ़ जा, दिशा विशा भी सब चल जा पता उनसे। और जो तुम वैसे करते हो उनसे दिशा के लिए फिर तुमने फॉर्मूले पढ़े होंगे, दिशा निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, पढ़े हैं फॉर्मूले। चलिए उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, हम तो फिलहाल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट का मतलब समझ गए तुम। जैसे ये फोर्स है और हम देखना चाहते हैं इधर को कितना हिस्सा लग रहा, तो बस तुम्हें इस फोर्स का इधर को कंपोनेंट निकालना, तो ये चल जाएगा पता कि कितना कंपोनेंट इसे आगे लेकर बढ़ा होगा। सही है। अगर तुमसे कोई कहता है, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक 5 मीटर गया या 6 मीटर गया, तो बताइए इस फोर्स ने कितना वागडन करा, कार्य करा। तो कार्य कैसे निकालना है बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 5 गुना 6 30 का, गलत बात, 5 का तो काम कर ही नहीं रहा था, देखो 5 का कंपोनेंट काम कर रहा था। अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट होगा एफ इंटू कोस 45। एफ कितना था 5 था, और ये कितना बैठ जाएगा 1/√2, इतना कंपोनेंट काम कर रहा होगा। तो जब वर्कडन निकलेगा तो 5/√2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 6 का, इतना बैठेगा। हाँ, अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, ये कोई पार्टिकल है, फोर्स भी इधर कोई लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही हो रहा है। फोर्स तुमने 5 न्यूटन का लगाया, 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6 का, तो 5 इंटू 6 कर दो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये सही बैठ गया, नहीं समझे। अब तुमने क्या फोर्स उसी दिशा में लगा दिया जिस दिशा में को डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो वर्कडन आ गया। लेकिन फोर्स यदि ऊपर को लगा हुआ है तो अब जितना फोर्स है उतना हिस्सा काम नहीं करने का इधर को, उसका कुछ हिस्सा काम करेगा, जिसे बोलते हैं हम कंपोनेंट। सही है। तो अब एक छोटी सी बात बोलूं, जब तो फिजिक्स पढ़ते ही हो, चलो जी, इस फोर्स का एक हिस्सा इधर काम करेगा, इस गुटके को आगे लेके चलेगा, तो ये दूसरा हिस्सा क्या कर रहा होगा, यो इसको ऊपर उठा रहा होगा। तो ऐसा तुमने कभी उठता हुआ देखा ऊपर को कोई चीज जो है, जब तुम खींचते हो नीचे को तो बढ़ता हुआ एहसास होता है, हाँ नीचे को कोई चीज ले जा रही है, उसे खींच रहे हो तुम, तिरछा जा रहा है वो नीचे को, तो समझ गए तुम जितना बल तुम तिरछा लगा रहे हो उसका कुछ हिस्सा नीचे को काम कर रहा होगा। तो फिर दूसरा हिस्सा जो ऊपर काम कर रहा था, ये वाला हवा में जो काम कर रहा था, ये क्या कर रहा होगा, ये बैठे हुए तमाशा देख रहा होगा, और ये इस पार्टिकल के वेट को, जो नीचे को वेट लगा होगा, उसे बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर जो है एक रिएक्शन भी होगी इस प्लेन की, वो भी काम कर रही होगी। कहने का मतलब प्लेन की रिएक्शन और प्लस ये एफ साइन थीटा इक्वल टू हुआ होगा इसके वेट के। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक जी। तो ये कोई, जैसा मान लीजिए कोई चीज तुम बैठे हुए हो, तुम टेबल पे बैठे हुए हो, तुम पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, जो बाहर से लगाए जा रहे हैं, बाहर से लगाए जा रहे हैं, कितने फोर्स काम कर रहे हैं तुम पे, एक भी नहीं। हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो जाएगा बोला। हाँ, पृथ्वी खींच रही है नीचे को, जिसे तुम अपना वेट बोलते हो, खुश होकर मेरा वेट, तुम्हारा वेट कहां है, पृथ्वी के द्वारा गया लगाया गया फोर्स है वो, जिसकी डायरेक्शन कहां है, नीचे की ओर है। सही है, ठीक। तो फिर तुम नीचे को क्यों नहीं जा रहे, तुम टेबल पे बैठे हुए कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जिस टेबल पर तुम बैठे हुए हो वो टेबल भी ऊपर की ओर रिएक्ट कर रही है, और इतनी अच्छी है वो उतना ही रिएक्ट कर रही है जितना उस पर एक्शन हो रहा है। पृथ्वी ने लगाया नीचे को फोर्स, तो उतना ही उसने ऊपर को रिएक्ट करा, इसलिए तुम रुके हुए हो।
कभी कभी पृथ्वी ज्यादा फोर्स लगा दे, वो रिएक्ट कम करे तो स्टूल टूट जा, नहीं टूट जाता क्या? हाँ, तो ध्यान रखना इस बात को। तो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि उस चीज की हम डायरेक्शन देखकर किस दिशा में देखना है, कहां को वो आगे बढ़ेगा, तो उधर को हमें उसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही बात हम यहां पर बात करेंगे इसके अंदर। फिलहाल तो मैं कंपोनेंट की बात कर रहा था, ये तो मैंने रफ लिखवा दिया। देखिए मैंने लिखवाए थे कंपोनेंट जब भी निकालने हो, ए वेक्टर का निकालना है। सपोज करिए ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है, ए वेक्टर फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम तो वेक्टर की बात कर रहे हैं। और दूसरा हमारा बी वेक्टर इधर को है, हमें इसका कुछ हिस्सा देखना है कि भाई इसका हिस्सा इधर को कितना काम करेगा। मान लीजिए बी डिस्प्लेसमेंट है और ए क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो इसका हिस्सा देखना इधर को। ठीक है, तो वेक्टर कहता है, वेक्टर के हिसाब से बता रहा हूं मैं, कंपोनेंट निकालना है मुझे किसका, कंपोनेंट किसका, ए वेक्टर का, किसकी दिशा में, अलोंग बी की दिशा में, अलोंग बी बराबर होगा ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड, या बहुत से ऐसे भी लिख दे मैं, ए डॉट बी का कैप लिख दें। तो बी का कैप का मतलब क्या होगा, बी बटे बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी तो केवल हमें दिशा लेनी है ना, इसीलिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा। इसका मैग्नीट्यूड तो लेना, इसका ही तो हिस्सा देखना पल्ले वाले का, कि भाई इसका कितना हिस्सा इधर काम कर रहा है, इसकी तो हम दिशा का फायदा उठा लिया हमने केवल। सही है, ठीक बात। और यदि वैसा करना चाहते हो बिना वेक्टर के, तो तुम्हें इसका मापांक पता होना चाहिए, इसका मापांक पता होना चाहिए, नहीं इसकी तो जरूरत नहीं है, इनके बीच का क्या पता नहीं चाहिए, थीटा पता चाहिए बस। तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos थीटा। सही है, और वेक्टर से कर रहे हो तो ऐसा करिए, बात वही आएगी। क्योंकि जब तुम यहां ए डॉट बी करोगे, तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल। अब बी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। सही है, अगर ऐसे ही हम कंपोनेंट निकालना चाहें, कंपोनेंट निकालना चाहें बी वेक्टर का, अगर बी का देखना चाहें इसको इधर कितना हिस्सा काम करेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, अलोंग ए। तो फिर हाँ बी डॉट ए कर दो, अपॉन में किसके डिवाइड करेंगे, हाँ ए के मैग्नीट्यूड से, बस। तो ये फॉर्मूले होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करें, नहीं तो वैसे कर लीजिए। मान लीजिए ए वेक्टर इधर को लगा हुआ है, सी वेक्टर इधर को लगा हुआ है, कोई कह रहा ए का हिस्सा बताओ ऊपर कितना लग रहा, तो ए डॉट सी बटे सी का मैग्नीट्यूड, तो ए का हिस्सा चल जाएगा पता इधर को कितना लग रहा होगा। समझ में आगे बातों में, बहुत आसान बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सब लिखवाए थे फॉर्मूले, दोबारा नोट करने तो नहीं है, या करने हैं, करने हैं तो कर लो जल्दी से। देखो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लाइन इंटीग्रल, जो इस चैप्टर का नाम है। मैं बताता हूं लाइन इंटीग्रल होता क्या है। वैसे डेफिनेशन मैंने जो लिखी है वो देख लीजिए, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्यूटेड अलोंग ए कर्व। अगर कोई इंटीग्रल किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट किया जाता है तो उसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लेकिन वास्तव में है क्या चीज, वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, सुनिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है, किसी समय मैंने उसकी पोजीशन नोट करी, पी पॉइंट है, उसे कोऑर्डिनेट देखे मैंने तो एक्स वाई जेड थे, लेकिन मैं वेक्टर में शो करना चाहता हूं, तो मैंने इसको इससे मिला दिया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, जिसे हम आर से दिखाते हैं। तो कोई पूछने लगा आर क्या है, तो आर हम कहेंगे एक्स आई प्लस वाई जे अब प्लस जेड के है, यही तो है। ठीक, सोच के बताइए। इधर को कोई कहने लगे तुमसे कि एक वेक्टर लीजिए इस साइड में को टेंजेंट के लो, लेकिन यूनिट वेक्टर लेना, यूनिट टेंजेंट वेक्टर इधर को, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो होता है डी आर ओवर डी एस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, वो डी आर ओवर डी एस क्या है, एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर ये है। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन दी गई है, उस फंक्शन को मैं एफ कह रहा हूं, वेक्टर फंक्शन, लेट एफ, उसका एक्स का जो आई के साथ में वो f1 है, वैसे लिख दिया मैंने f2, कुछ भी फंक्शन हो सकती है, जैसा कि फोर्स, इधर को फोर्स लगा हुआ, सही है, तो फंक्शन कुछ भी हो सकती है, मैंने तो फिलहाल तो f लिख दिया, मुझे नहीं पता वो तो क्वेश्चन के अनुसार होगी, f2 f3 और यहां पर के फोर्स होगा तो फोर्स लिख दिया मैंने। ठीक, ये क्या लिया मैंने, इज ए वेक्टर फंक्शन, इज ए वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन लिया मैंने ये। ठीक है, मैं इस वेक्टर फंक्शन का कंपोनेंट निकालना चाहता हूं इस दिशा में, इस दिशा में, तो वो बताओ मुझे कितना हुआ कंपोनेंट, किसका, एफ का, किसकी दिशा में,
अलोंग, ALONG, अलोंग DR ओवर DS की दिशा में। तो बताओ क्या लिखा जाएगा? F डॉट DR ओवर DS बटे DR ओवर DS का मैग्नीट्यूड। लेकिन DR ओवर DS तो यूनिट वेक्टर है, इसका मापांक तो 1 होगा। तो इसका मतलब क्या आया? ये बैठ गया केवल F डॉट DR ओवर DS। तो ये F का कंपोनेंट आया टेंजेंट की दिशा में। सही है? ठीक। मैं चाहता हूं, अब ये बताओ पहले तो, ये वैल्यू स्केलर है या वेक्टर है? ये बताओ पहले तो सोचकर। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये डॉट है तो ये 100% अदिश राशि आएगी, वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने लिख भी दिया यहां पे, ये है स्केलर, अदिश राशि। सही है? ठीक। जैसे कि ये 50 आएगी सोल्व करके, 100 आएगी, 1000 आएगी, ऐसी आएगी, वेक्टर नहीं होगा, इसके अंदर दिशा नहीं होगी। ठीक है। अब इस कंपोनेंट की वैल्यू, मैं मान लीजिए इस पे कर्व पर एक पॉइंट लेता हूं A और एक पॉइंट लेता हूं B। तो मैं देखना चाहता हूं इस कंपोनेंट की वैल्यू A से लेकर B तक, जब पार्टिकल A से B तक चलेगा तो कितनी वैल्यू बैठेगी, टोटल वैल्यू। तो मैं टोटल वैल्यू के लिए क्या कर दूं, A से B तक इसे इंटीग्रेट कर दूं। समझ रहे हो तुम? तो मैं इसे A से B तक के लिए इंटीग्रेट करना चाहता हूं। देन ए, यहां से ए से लेकर बी तक, इसको एफ डॉट डी आर ओवर डी एस को, और वो भी आर्क लेंथ के सापेक्ष, क्योंकि यहां से यहां तक चाप होता है जब इसके ऊपर चलते हैं, चाप चाप के रेस्पेक्ट में। तो इसको ये बताओ कितना बन गया, ए डॉट बी एफ डॉट, और यहां बन गया केवल डी आर, ये कट जाएगा। इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या है? किसी फंक्शन का कंपोनेंट होता है अलोंग टेंजेंट। समझ गए तुम? इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, हम पूरे चैप्टर में इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। एफ दे देगा मुझे, वो एफ दे देगा, डी आर मुझे पता होगा, आर तो पता ही है, तो वो निकाल लूंगा मैं। तो इसकी वैल्यू पता है, मतलब एफ मुझे दे देगा, बस कहेगा सोल्व करके दिखाओ। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है पूरा चैप्टर, बस एफ देगा वो और मुझे ये सोल्व करना है। ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान देना, छोटी सी बात बताऊंगा मैं। अगर मान लो ए और बी, ए और बी एक जगह हो जाएं इस कर्व पर, ए और बी दोनों एक जगह पॉइंट हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, वो कर्व क्लोज हो गया होगा। सही है। तब इस लाइन इंटीग्रल को कहते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। जब ए और बी एक ही जगह आ जाएं, कहने का मतलब कर्व ऐसा कब हो सकता है, ऐसा खुले में तो हो नहीं सकता। कर्व कैसा रहा होगा, बंद रहा होगा। जब कर्व बंद रहा होगा तभी तो तुम कह सकोगे, तो भाई ए से बी तक निकालना इस कंपोनेंट की वैल्यू, बी यहीं आ गया, तो कर्व उस टाइम पे क्लोज हो गया होगा, तो इसको बोलेंगे वहां पे सर्कुलेशन। ठीक है, यही बात मैं यहां पे नोट में डाल रहा हूं, नोट। इफ ए एंड बी आर कॉन्साइड, स्पेलिंग बोलो। CI कौन साइड कर जाए, मतलब एक जगह जाए। आई भी रह गया, लो भैया आई भी रह गया, कौन साइड। ठीक है। देन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फिर यहाँ पे बस F लिखते हैं, डी आर लिखते हैं, और यहां लिखते हैं सी, सी का मतलब वो कर्व, बस ए भी नहीं लिखते, कर्व लिख देते हैं, जो भी कर्व दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कि, और यहाँ बनाते हैं यहाँ ऐसा गोल, इसे पढ़ते हैं, इसको इसको पूरे को बोलते हैं सर्कुलेशन, इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ये बताता है कि सी जो कर्व है वो बंद है। समझ में आ गई बात तुम्हें? इज कॉल्ड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। दूसरी बात, नोट नंबर 2, अगर यहां पर जो F है, अगर यहां पर F क्या बन जाता है, फोर्स, क्या बन जाए, फोर्स। अगर F फोर्स दिया है तो इस पूरे इंटीग्रल को बोलते हैं वर्क डन, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? तो ये वर्क डन आ जाता है, तो ये फॉर्मूला वर्क डन निकालने के लिए भी काम आता है। ठीक है। अगर यदि ऐसा हो जाए, F क्या बन जाए, फोर्स, देन तब इस लाइन इंटीग्रल को ए टू बी एफ डॉट डी आर को क्या बोलेंगे, वर्क डन, वर्क डन। बस जी, इसी पे क्वेश्चन करने हैं हमें सारे। अब नोट करो जल्दी से। देखो बच्चों, ये हमने सर्कुलेशन क्या चीज होती है, लाइन इंटीग्रल क्या है वो बताया। अब क्वेश्चन करने तो इसके 2 मिनट के काम है, कोई बड़ी काम तो है नहीं क्वेश्चनों के अंदर। करें कुछ बातें फिर भी मैं थोड़ी हल्की याद दिला दूं तुम्हें।
जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए जहां भी पूरे क्वेश्चन में कहीं आर लिखा होगा तो आर का मतलब होगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बताइए सोच के बताना डी आर का क्या मतलब होगा। टोटल डिफरेंशिएशन याद है, बताया था मैंने। अगर मान लो कहीं पर डी यू लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, यू का करना है एक्स के, फिर पीछे लिखना है डी एक्स। यू का करना है वाई के, पीछे लिखना है डी वाई, फिर यू का करना है जेड के, पीछे लिखना है डी जेड। याद आ रहा? करियो। आर का एक्स के, आर का एक्स के वन, आई तो आएगा। अरे आई तो आएगा, एक्स का वन हो गया ना, ये इसको कर रहा हूं मैं इस वाले को। आर, अरे यू की जगह आई तो है, तो आर का एक्स के पीछे क्या आ जाएगा डी एक्स। फिर क्या करना, यू का वाई के, अब वाई करो तो वह जे आ जाएगा, अब पीछे डी वाई, अब फिर यहाँ पर जेड के तो क्या आ जाएगा के और डी जेड। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डी आर लिखा हो तो डी आर का मतलब ये है। रट गए ना अभी ना? ठीक है, सीधे क्वेश्चन में यही भरेंगे हम। और सुनो, अगर कभी कोई तुमसे ये पूछता है दो पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन बताइए लाइन की क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स बताओ x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट है उन्हें जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, x2 y2। ये लाइन है मान लीजिए x1 y1 और यहां पर लिखा मैंने x2 y2। बोलो फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन, हाँ फिर आगे बोलो, फिर dy dx, फिर बोलो x माइनस x1, हमने तो यही पढ़ी है, y माइनस y1 यहाँ लिखा जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1 भी हो गए, हमने तो यही पढ़ी है। y माइनस y1 लिख दो, नीचे y2 माइनस y1 लिख दो और यहाँ x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और अच्छी तरह सजा दो। हाँ यही तो है, इन्हें जला पता इस बात का, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। नहीं तुम इनको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो x माइनस x1 और नीचे x1 माइनस x2 ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। ये तो 2D में लिखी, अब हम इसे 3D में बनाना चाहते हैं तो इसमें एक और हो जाएगा बस, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पे मैंने z1 z2 भी डाल दिया, समझ रहे हो तुम? 3D में लिखवाई मैंने, 3D में ये होती है लाइन की इक्वेशन। अगर तुम्हें थोड़ी सी 3D पढ़ी थी वैसे, तो ये तो है 2D में और ये बताइए हमने 3D में। तो इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। 2D में याद है तो तुम 3D बना सकते हो, लेकिन ऐसे याद है तो ऐसे नहीं बना पाओगे तुम 3D में, ऐसे बना पाओगे। बच्चों अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, कोई कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला होता है तुम्हारा एफ डॉट डी आर का, बस एफ देवेगा, यहां भरो, इंटीग्रेट करो, आंसर। वो तुमसे होते नहीं, वो मैं करूंगा फिर भी। तो दिक्कत तो बहुत सारी है। आ जाओ देखो, मैं करूंगा पहले एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट वाली। हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आएगी वो एक क्वेश्चन लूंगा मैं, पहले उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल वो ही लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी किताब में, इवेल्यूट लिखा। इवेल्यूट का मतलब जानते हो? हाँ, क्या लिखा, एफ लिखा, डॉट लिखा, डी आर लिखा, बड़ा एफ बनाया उसने, कोई बात नहीं है। अब बड़ा एफ जरूर दिया होगा, क्या है वो? अब बड़ा एफ क्या है, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे। अब यहां सोच जाओ, एफ दिया आई जे के में, इसका मतलब जो एफ कुछ भी है, मुझे नहीं पता फोर्स है क्या है, जो भी चीज है, तो ये 2D में है, 3D में नहीं है। समझ में आ गई बात तुम्हें? और क्या कहा उसने, एक कर्व बताया, कर्व क्या दिया बताओ, सी कहा, इज द आर्क, कर्व जो है सी इज आर्क है, चाप है किसकी, पैराबोला की। पैराबोला क्या दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन कहां से कहां तक चाप है, इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 से लेकर 1 1 तक। अगर क्वेश्चन का मतलब समझना चाहते हो तो मतलब मैं समझा रहा हूं, वरना बिना मतलब के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। पैराबोला है, पैराबोला क्या दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम सभी जानते हैं पैराबोला ये होता है, ये रहा। तो वो कह रहा पैराबोला पूरा नहीं कह रहा मैं तुमसे, पैराबोला की एक चाप लेना, कहां से कहां तक लेना, 0 0 से, ये रहा 0 0, और एक बिंदु है 1 1, पहले खाने में तो होगा 1 1,
तो यहां से यहां तक सी है, ये सी है, ये इतना सी है। मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा और कोई कलर डालकर, ये केवल इतना है सी, सी ये, ठीक है। तो अब हमें जब इसे इंटीग्रेट करते हैं हम, तो हमें यहाँ पे दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। जब तुमसे कहा गया था ए टू बी लिखना, कहां से कहां तक करना, तो ए मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0 0, और बी हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ए ऊपर वाला मान बैठा और बी नीचे वाला, तो सबके आंसर अलग अलग हो जाएंगे। वही लोअर लिमिट किसने यहाँ से भरी, किसने वहां से भरी। तो इसलिए कहा गया था तुमसे एक दिशा फिक्स कर लेना। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो सभी उसी दिशा का इस्तेमाल करिए। चलो बताओ, अगर मैंने ये एरो लगाया कि इधर से इधर चलूंगा मैं, तो मेरे लिए ए हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और बी हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज लगाया मैंने एरो का निशान या क्लॉकवाइज लगाया, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जो होती है, घड़ी यहाँ रखी, यहाँ 12 बजे है और नीचे 6 बजे है, इधर 3 बजे है, नू चला सो नू, और मैंने लगाया ऊपर को, सही है। तो मैंने जान बूझ के एंटी क्लॉकवाइज लगाया, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं, सही है, ठीक जी। फिलहाल मैंने ये एरो लगा दिया, तो इसका मतलब मैं लोअर लिमिट ए से भरूंगा और अपर लिमिट भरूंगा बी से। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक। अब सबसे पहले निकालते हैं एफ, तो दे रखा ही है, डी आर निकालते हैं। अब यहां से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। कलर चेंज कर लेता हूं, कभी ना दिखाई दे सोल्यूशन। देखिए एफ दिया है हमें, ये रहा एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे, और डी आर हम खुद जानते हैं, डी आर होता है डी एक्स आई और डी वाई जे। डी जेड के मत लिखिए, क्यों, क्योंकि हमें पहले से पता है क्वेश्चन 2D में है, तो 3D में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने लिख भी दिया है मान लीजिए, तो कोई गलती नहीं होने की, बस सामने वाले को चल जाएगा, बताइए लुल्लू है, क्वेश्चन दे रहे एक्स वाई में, कर रहा है 3D में, तो ये चल जाएगा पता, बस और कुछ नहीं है, सही है। चलो जी, लेकिन हम नहीं बनने के लुल्लू, हम सही करेंगे। एफ डॉट डी आर बताओ कितना होगा, डॉट जानते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स और वाई क्यूब और डी वाई, ये ना। अब क्या करना हमें, इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं एफ डॉट डी आर। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, फिलहाल तुमने सी लिख दिया कि सी कर्व को देख के इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कहां से कहां तक करेंगे ये सोचना। अब लिमिट तुम भरोगे, एक तो ए पे लिमिट नोट करोगे, एक भरोगे बी पर, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम कर रहे हैं सिंगल इंटीग्रल, तो सिंगल इंटीग्रल में तो ए के सापेक्ष होगा, या तो एक्स के होगा या वाई के, और यहां लिखा हुआ डी एक्स डी वाई, नहीं समझे। तो अब यहां पर करें कैसे, इसे या तो एक्स में करना या वाई में करना, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम एक्स में भी चेंज कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम वाई के, तो किसके पास जाएंगे चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए भी तो एक डिवाइस चाहिए हमें, टूल। जैसा कि एसी को डीसी में चेंज करते हैं, एसी करंट को डीसी में, तो उसे चेंज करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, ट्रांसफार्मर। तो इसको चेंज कैसे करें पूरे को एक्स में या वाई में, किसके पास जाएं, इस कर्व के पास जाएं, कर्व हेल्प करेगा हमारी। कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें ही है x और y, तो इसकी हेल्प लेके हम इसे बदल सकते हैं। हम चाहें तो इसे x में चेंज कर लें इसकी हेल्प से, इस कर्व की हेल्प से, तो कर्व की हेल्प लेनी पड़ रही है हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसलिए ऊपर क्या लिखवाया था, ऐसा इंटीग्रल जो किसी कर्व के अनुसार इंटीग्रेट हो, उसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लेकिन लाइन इंटीग्रल की यह परिभाषा नहीं है, वो किसी फंक्शन का कंपोनेंट होता है अलोंग टेंजेंट, असली डेफिनेशन ये है। ये तो हमने अपने हिसाब से बना रखी है कि हाँ भाई इस कर्व की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। समझ में आ गई बात तुम्हें, चलो कर्व की हेल्प लेंगे हम चाहते हैं पूरा क्वेश्चन एक्स में चेंज करना है, तो वाई की जगह एक्स स्क्वायर भर देंगे, लेकिन डी वाई कैसे लेंगे, तो इसे डिफरेंशिएट करो। इंटर में सारे क्वेश्चन करें हमने ऐसे ही, जरा क्वेश्चन हो गया था कहीं पे 1 माइनस अंडर रूट में आ गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम अपने पास से एक्स बराबर क्या मान ले थे, साइन थीटा, तो क्वेश्चन तो एक्स में बदल रहे हो तुम थीटा में, तो यही काम तो हमें यहां भी तो करना, तो कोई नई बात नहीं सिखा रहा मैं, बिल्कुल सेम वही बात सिखा रहा हूं, बट डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ 2x dx ये आ गया। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरे को x में चेंज कर सकता हूं, नहीं y में भी चेंज कर सकता हूं, इससे ही x बराबर लिख लो, x बराबर क्या आएगा y की पावर 1/2, y में चेंज कर लो, सही है। तो इस कर्व के अनुसार, इस कर्व की हेल्प से, इस कर्व को c कहा गया, a से b तक के कर्व को c कहा गया, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, x में भी y में भी, नहीं पैरामीट्रिक में चेंज कर दूंगा मैं, ना x में करूं ना y में करूं, t में कर दूंगा, क्योंकि पैराबोला की हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन पता होती है। बताओ x बराबर क्या होता है पैराबोला में, नहीं पता, कोई बात नहीं मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में।
मैं तुम्हें से कितनी तरह से क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, तुम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पहला मेथड लगा रहे हैं हम, फर्स्ट मेथड। ऐसा एग्जाम में नहीं करना, मात्र एक ही तरीके से कर देना बस। सही है, फिलहाल मैं कई तरीके से बताता हूं, मैं इसे एक्स में चेंज करके दिखाऊंगा। देखिए इक्वेशन है हमारी सी की हेल्प लेनी है बस, जो कर्व दिया हुआ है वो है कितनी, y बराबर एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बराबर आ जाएगा 2x और डी एक्स, यही आ गया। अब इसको इससे बदलो तो हम कहेंगे बाई वन में पहुंच जाओ, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ये बन जाएगी। बताओ क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर तो है ही, डी एक्स है, वाई स्क्वायर की जगह ये बनो वाई है, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, और इंटू में 2x और डी एक्स, ये वाई क्यूब है। चलो वाई की वैल्यू यहाँ भरो, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी हैं, 6 ये तो आएगी, और इंटू में डी एक्स की जगह डी वाई की जगह जाएगा 2x और डी एक्स। गलत हो गया शायद ये। चलो जी अब बताओ, बस 2 मिनट की बात और। यहाँ पर यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 2x की पावर 7, यही तो बन गया। अब देखो सारा क्वेश्चन एक्स में आ गया। अब तुम्हें लिमिट किसकी बननी चाहिए, बस केवल एक्स की। तो तुम्हें लिमिट कहां से मिलेंगी, एक तो ए पर मिलेगी, एक बी पर। ए पर एक्स का मान कितना है 0, और बी पर कितना है 1। सही है, बाद में भर लेना, कोई जरूरत नहीं है, सी लिखते चलो ना, ए बी लिखो, कोई बात नहीं, बस तुम्हें एहसास तो है कहां से कहां तक लिमिट लेनी है। सी ए से बी तक है बस, तो एक तो ए पर लिमिट नोट करनी है, एक बी पर करनी है। ठीक, बताओ इंटीग्रेशन करो इसका, एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस 2x की पावर 8 अपॉन 8, और लिमिट बाद में भर, यहां लिख देंगे, एक्स की जगह क्या भरना 0 to 1 करो, 1 रखोगे 1/3 प्लस 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा, और 0 भरोगे तो सारा 0, कुल मिला के कितना आ गया, 4 × 12 7/12, ये आ गया। गलत हो गया, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन मैंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, अब तुम वाई में कर सकते हो, जल्दी करो इसे। एक क्वेश्चन कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे फिर ये कैसे करने हैं, फिर मैं करने का नहीं, फिर तुम करिए। अब हम 2 से मेथड से कर रहे हैं, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, अब मैं जल्दी कर दूंगा। ये हटा दिया हमने। जैसे ये क्वेश्चन हमने एक्स में चेंज करा, हम वाई में भी चेंज कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2, y बराबर था हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहां से x निकाल लीजिए, y की पावर जाएगी 1/2, डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dx बराबर बन जाएगा 1/2 y की पावर माइनस के 1/2, और पीछे आ जाएगा dy, ये तो आ जाएगा। बस क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं, f.dr कितना बैठा इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह भरो, यहाँ से है तो y आ जाएगा, dx की जगह भरो 1/2 y की पावर माइनस के 1/2। देखो राइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लग रहा क्योंकि मैं बहुत अजीब लिखूं, ये आ गया ये। हाँ, अब देखो y की पावर कितनी हुई यहाँ पर, माइनस के 1/2, और यहाँ प्लस के 1 है, तो y की पावर 1/2 आ जाएगी, नहीं जाएगी, y की पावर 1/2, और y क्यूब आ गया, dy मैंने एक साथ पीछे लिख दिया। बताओ अब लिमिट किसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हाँ, अभी तो फिलहाल मैंने सी लिख दिया, बस सी को देख के लिमिट बननी है। चलो बताओ, इंटीग्रेशन करके दिखाओ, y की पावर 3/2 और अपॉन में आ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ y की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 4, और लिमिट बाद में भर देंगे। अभी तो फिलहाल ने यहाँ भी सी लिख दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर y की पावर 3/2 अपॉन में 3 आ गया, और यहाँ y की पावर 4 अपॉन 4 आ गया। अब मैं y की लिमिट भर दूंगा, 0 to 1 थी, आंसर चेक करो, देखो वही आ गया 7/12। नहीं आ गया, जल्दी करो, मैं तीसरा नंबर बताता हूँ, चौथा ही बताऊंगा अभी तो मैं। हाँ है, सारे से थोड़ा करना है, कभी सारे करने बैठ जाऊं वहां पर, ना ना ना, पर्ची बस एक की बनानी, एक मेथड की, हाँ सबकी नहीं। देखिए अब मैं 2 मेथड और बताऊंगा यहाँ पर, मेथड नंबर 3 बता रहा हूँ, लेकिन ये मेथड जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लगे। मेथड नंबर 3 देखिए कैसे, इस क्वेश्चन की एक विशेषता नहीं तुम देख रहे, dx के साथ x वाले ही हैं, dy के साथ में y वाले ही हैं, तो इस इंटीग्रेशन को 2 जगह से तोड़ लो, एक बार x से कर लियो और एक बार y कर लियो, लेकिन हर हर जगह नहीं होता ऐसा, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया, मगर इस मेथड से जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन हो जाएं। चलो बताओ इस कंडीशन क्या आएगा, x³ 3 और लिमिट भर देंगे x की कितनी थी 0 to 1, और यहाँ y की पावर 4/4 और लिमिट भर देंगे 0 to 1, तब भी वही आंसर आएगा 7/12 कर लेना। अब मेथड नंबर 4 कर लिया। देखिए एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लीजिए।
ठीक, जैसा हमारा क्वेश्चन था y बराबर कितना था एक्स स्क्वायर। एक बात और बता दो तुम्हें, हो सकता है तुमने कंफ्यूजन हो, तो मैंने शुरू में उस बात को छुपा लिया। छुपा क्या लिया, मैंने कहा पता ही होगा इनको, ये है पैराबोला, ये तो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तुम कहोगे जीरो से लेकर 1 तक को कह रहा था वो सी, ए यहाँ से लेकर यहाँ 0 0, और यहाँ पे कितना था 1 1, ये उसने तो ये कहा था ये सी है, ये तो कहा था सी, और इसकी इक्वेशन थी ये, तो जबकि ये तो इक्वेशन पूरे की हो गए, नहीं, इक्वेशन तो उसका छोटा टुकड़ा कर लो, इक्वेशन नहीं बदलती कभी भी। सर्किल की इक्वेशन में बताओ क्या हो गया, जैसा मान लो सेंटर है तुम्हारा 0 0, रेडियस है क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, और मैं कह लूँ इतने हिस्से की इक्वेशन बताइए, इक्वेशन ना बदलते, इक्वेशन होते हैं गुण, गुण ना बदलते कभी भी किसी के, ये गुण का मतलब ये इनके ऊपर जो बिंदु है ना उनकी विशेषता बताती है समीकरण, कि भाई किसी भी बिंदु में एक्स का स्क्वायर करना वाई का स्क्वायर करना जोड़ना तो ए स्क्वायर आएगा, तो गुण थोड़ी बदल जाएगा, तो चाहे तुम इसका इतना सा हिस्सा ले लो तब भी समीकरण यही रहेगी, तो समीकरण नहीं बदलती है। कभी सोचो तुम पूरे पैराबोला की इक्वेशन हो रहा है और उसने कहा यहां से तक की, तब भी इसकी इक्वेशन यही, हाँ तब भी इसकी इक्वेशन यही रहेगी, सही है, तो ध्यान रखना इस बात को। फिलहाल ये है हमारा क्वेश्चन, ये थे हमारी सी की इक्वेशन। हमें पैरामेट्रिक में बोलना, देखिए पैरामेट्रिक में ज्यादातर हम क्या करते हैं साइन कोस का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन हर क्वेश्चन साइन कोस में नहीं होते, नहीं, जैसा कि ये है तुम x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी मान लो अपने पास है अलग किसी से, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा भी x मैं ले लेता हूं t, तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वायर, तो ये बन गई इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब एक्स वाई में एक्स वाई की वैल्यू ऐसी लीजिए जो इसको संतुष्ट कर दे। जैसा सर्किल में हम क्या लेते हैं जानबूझ के, ये जैसे ये सर्किल है तो क्या मानते हैं x बराबर a cos t, y बराबर क्या मानते हैं a sin t, कुछ भी ले लीजिए जो सेटिस्फाई कर दे, सही है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। कोई कहेगा मैं तो y की जगह t लूंगा, हाँ ले ले क्या दिक्कत है, तुमने y की जगह t लिया तो x की वैल्यू रूट t आएगी, बस वो रूट में करना पड़ेगा तुम्हें, वरना इससे काम चला लो। अब देखो x और y t में आ गए तो तुम इस पूरे क्वेश्चन को t में चेंज कर सकते हो, बस dx बराबर क्या आ जाएगा t का 1 dt, और यहाँ पे dy बराबर क्या आ जाएगा 2t और dt। अब आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था f डॉट dr, बदलो पूरे क्वेश्चन को बदल दो, x की जगह क्या लिया तुमने t स्क्वायर हो गया, dx की वैल्यू क्या आ गई dt, फिर प्लस y की जगह कितना आ गया 2t, तो 2t की क्या होगी क्यूब, और dy की जगह क्या आ गया, और कहां लिख दिया वो, ये तो गलत लिख दिया, अरे y की वैल्यू तो कुछ और थी, टी स्क्वायर थी ना, तो यहाँ टी स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3, और डी वाई की वैल्यू कितनी होगी 2t और dt, ये ठीक है। तो क्वेश्चन कुल मिला क्या बना, यहाँ बना टी स्क्वायर, यहाँ बन गया 2 और टी की पावर 6 7, टी की पावर 7 आ गई, ये रही। लेकिन अब लिमिट किसकी चाहिए हमें टी की, तो लिमिट कैसे निकालना है, क्या बड़ी बात है, तो मैं क्वेश्चन क्या में पता y और x में पता था, लिमिट किस में पता थी तुम्हें x में और y में, ये तो पता थी, और तुम्हें क्या में चाहिए टी में, तो इसका फायदा उठा लो, ये संबंध क्या में x बराबर टी में, तो x बराबर टी निकलेगा, नहीं समझे, इस पॉइंट पे x कितना है 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, इस पॉइंट पे x कितना है 1, t की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, 2 से में भर लो, y बराबर कितना था टी स्क्वायर, इससे निकाल लो, दोनों से सेम आना चाहिए ध्यान रखना, इससे निकालोगे y की वैल्यू 0 भरो, तो इस पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे t की वैल्यू कितनी बैठेगी 0, इससे निकालो y की जगह 1 भरोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1, सही है। तो जो तुमने संबंध बनाए हैं ये पैरामेट्रिक में उनसे ही लिमिट भी बदल जाएंगी, तो यहां पर t की लिमिट बदलनी है ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यदि इंटीग्रेट करें तो ऐसा होगा मेरे ख्याल से, तो टी क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेट कर दूं, और यहां आ जाएगा 2t की पावर 8 अपॉन 8, और लिमिट t की जो बैठेंगी पहले वाले पॉइंट पर t का मान 0 बैठेगा और 2 से पे कितना आएगा 1, तब भी आंसर वही आएगा 7/12, ठीक है। ये जो मेथड नंबर 4 बताया पैरामेट्रिक फॉर्म, ज्यादातर इसे क्लोज कर्व के लिए लगाया जाता है, बंद आकृति के लिए, जब तुम्हारा क्लोज कर्व हो ना ज्यादातर इसे तब लगाते हैं, ठीक है, वो तो क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं नहीं, जब क्लोज कर्व हो जाता है तो वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेशन करना, तो वहां पे इसकी हेल्प ली जाती है, तो क्वेश्चन इजी बन जाता है, ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को करियो एग्जाम्पल जरूर करके देखना एक बार।